असीम त्रिवेदी के कार्टून पर मच गया है कोहराम। मुंबई से लेकर कानपुर तक की सड़कों पर दिख रही हैं विरोध की तस्वीरें। मुंबई में अन्ना के आंदोलन के दौरान बनाए गए असीम के कार्टूनों ने उसे सलाखों के पीछे धकेल दिया है। सवाल यह है कि क्या कार्टून बनाना देशद्रोह है? नाम असीम त्रिवेदी, उम्र 25 साल, आरोप देशद्रोह, अपराध कार्टून बनाना। 25 साल के कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी पर लगा है देशद्रोह जैसा संगीन आरोप। असीम त्रिवेदी पर मुंबई पुलिस ने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है। असीम त्रिवेदी अन्ना के आंदोलन से जुड़े उन चेहरों में से एक है जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर अपने कार्टून के जरिए भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद की। मुंबई के MMRDA मैदान में जब टीम अन्ना का आंदोलन शुरू हुआ तो असीम त्रिवेदी यहाँ भी अपने कार्टूनों के जरिए भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही लड़ाई में हिस्सा ले रहे थे, लेकिन MMRDA मैदान में बनाए गए असीम के कार्टून उन्हें सलाखों के पीछे ले गए। मुंबई पुलिस के मुताबिक असीम पर राष्ट्रीय चिन्ह के अपमान का आरोप है। असीम ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। पुलिस ने बांद्रा कोर्ट से असीम की रिमांड मांगी। कोर्ट ने असीम को 16 सितंबर तक रिमांड पर भेज दिया, लेकिन अगले ही दिन पुलिस ने कस्टडी सरेंडर करने का फैसला कर लिया है। असीम को कोर्ट से रिहाई नहीं मिली क्योंकि असीम ने जमानत लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये कहा, ये जो सेडिशन का लॉ है इसे मैं नहीं मानता और मैं बेल नहीं लूंगा, तो कोर्ट ने उनको 24 तारीख तक जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। असीम का कहना है कि जब तक देशद्रोह का आरोप वापस नहीं लिया जाता तब तक वो जमानत नहीं लेंगे। अब 24 सितंबर तक असीम आर्थर रोड जेल में ही रहेंगे। बांद्रा लॉकअप में असीम त्रिवेदी ने खत लिखा है। इस खत में असीम ने ये लिखा है कि अगर अन्याय के खिलाफ बोलना देशद्रोह है तो मैं इस देशद्रोही हूँ, अगर सच बोलना देशद्रोह है तो मैं देशद्रोही हूँ। आज की तारीख में असीम त्रिवेदी का नाम खूब उछल रहा है। सरकार उसे शालीनता की सीख दे रही है, लेकिन कई लोग उसके पक्ष में खुलकर खड़े हो चुके हैं। खुद असीम जेल जा चुका है। आइए आपको दिखाते हैं असीम की पूरी कहानी। साथियों, मैं इस देश का एक सच्चा नागरिक हूँ, कोई देशद्रोही नहीं। साथियों, अगर सच बोलना देशद्रोह है तो मैं देशद्रोही हूँ। अगर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना देशद्रोह है तो मैं देशद्रोही हूँ। आरोप देशद्रोह का, लेकिन जुबान पर बस देश का नाम, देश के लिए कुछ करने का जज्बा, यही है असीम की सजा और जज्बे के बीच का विरोधाभास। असीम के मुताबिक वो देश की सेवा करना चाहता था और इसी के लिए उसने जरिया बनाया था कार्टून को। दोस्तों, मेरा मकसद देश का एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है। मैं अपने देश के नागरिकों और संविधान के अपमान का विरोध करता हूँ। दोस्तों, कला और साहित्य समाज का दर्पण है और मैंने अपने कार्टून में वही दिखाया है जो अपने चारों ओर देखा है। असीम का दावा है कि उसने कार्टूनों के जरिए राजनीतिक सामाजिक क्रांति का स्वप्न देखा था और इस स्वप्न की शुरुआत हुई थी कानपुर में। कानपुर विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट असीम त्रिवेदी शुरू में साइंस के छात्र थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे कला की रुचि उनके अंदर जगने लगी और वो कार्टूनिस्ट बन गए। असीम त्रिवेदी के दादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, लिहाजा उनके कार्टून में ज्यादातर सामाजिक समस्याएं रहती थी। असीम से हमारी मुलाकात जब मैं क्लास 6 में था तब असीम से मुलाकात हुई थी। हम लोग साथ में 6, 7, 8 में साथ में पढ़े। फिर कुछ समय तक पढ़ाई छोड़ दी। असीम कार्टूनिंग करने लगे। बाद में घर वालों की सलाह पे असीम ने BA किया। असीम का मन नहीं था कि बैचलर्स करें, क्योंकि असीम का लगता था कि पढ़ाई ये जरूरी नहीं है कि आप BA करें, MA करें। तो असीम ने फिर बाद में प्राइवेट उससे करस्पॉन्डेंस से BA कर लिया। असीम एक लीडर थे शुरुआत से ही, और इसके बाद असीम ने कार्टूनिंग में सभी कोई IITian बनना चाह रहा था, कोई IT में जाना चाह रहा था, किसी ने डिफेंस ज्वाइन कर ली। मैं खुद डिफेंस में चला गया, मगर असीम एकदम तय था कि उसे कुछ समाज सेवा करनी है और उसने कार्टूनिंग शुरू की और उसने कभी नौकरी नहीं की। कार्टूनिंग करते हुए अखबारों के लिए कार्टूनिंग करता था और हम लोग से कार्टून के फैन हो जाते थे। असीम को समाज सेवा की सीख परिवार में ही मिली। दादा स्वतंत्रता सेनानी थे, लिहाजा शुरू से ही घर में देश के लिए कुछ खास करने का जज्बा प्रेरित करता था। वो पंडित रेवाशंकर त्रिवेदी का पौत्र है। स्वतंत्रता जो कि एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उसको बचपन से इस तरह की देश प्रेम की शिक्षा मिली। असीम घर में अकेले लड़के हैं, मतलब असीम का ना कोई भाई है ना कोई बहन है, और
असीम के बाबा जी जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, तो घर का माहौल भी ऐसा रहा है कि ढेर सारी किताबें, मैं जब असीम के घर जाता था तो मैं ढेर सारी किताबें असीम के यहाँ पढ़ता था। ढेर सारी गांधीवादी किताबें, लोहिया की किताबें। असीम के बाबा जी लोहिया के समर्थक थे, तो ढेर सारी किताबें असीम ने पढ़ी बचपन में। असीम को जानने वाले बताते हैं कि असीम पर स्वतंत्रता सेनानियों का बचपन से असर रहा है। जेल जाने से पहले भी अपने बयान में असीम ने खुद को महापुरुषों के रास्ते पर चलने वाला बताया है। मैं देशद्रोही हूँ, अगर गांधी, भगत सिंह और आजाद देशद्रोही थे। मैं गांधी के रास्ते पर चल रहा हूँ और स्वयं को कष्ट देकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। तो हमारी कभी मूवीज को लेकर डिबेट नहीं हुई, हमारी कभी लड़कियों को लेकर डिबेट नहीं हुई, बातें नहीं हुई। हमारी बातें अधिकतर, हम जब असीम के पास जाते थे तो हम कभी समाज की बात करते थे, भ्रष्टाचार की बात करते थे, कुछ करने की बात करते थे। असीम एक मैगजीन निकालना चाहते थे, स्कूल टाइम में असीम ने एक छोटी सी मैगजीन भी निकाली। तो इस तरह के, मतलब असीम कुछ हटके, हमेशा कुछ हटके ही कर रहा था बहुत। असीम एक कुर्ता पहनते हैं, असीम और हम ये काला कुर्ता पहनते हैं, और हमारे पास 2-3 जोड़ी काले कुर्ते हैं। हमारे पास फैशन नहीं है, हमारे पास कोई खर्चे नहीं है, तो असीम का कहना है कि हम तो वैसे भी जेल की लाइफ जीते ही हैं बाहर, और ऐसी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, हम कमाते भी नहीं है, नौकरी नहीं करते, तो हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। असीम और उसके दोस्त आलोक के कपड़ों पर गौर किया आपने? दोनों ने काले कपड़े पहने हैं और उनकी कहानी भी दिलचस्प है। बांद्रा में अन्ना हजारे के हुए अनशन में शामिल होने के बाद जब असीम त्रिवेदी के वेबसाइट पर रोक लगा दी गई, उसके बाद सरकार के इस रवैये का निषेध करते हुए असीम त्रिवेदी और उसके दोस्तों ने काले कपड़े पहनना शुरू कर दिए। असीम तब से केवल काले कपड़े ही पहनते हैं। काला कुर्ता विरोध का प्रतीक है। जब असीम की वेबसाइट बैन हुई थी तो वो एक सेंसरशिप का अटेम्प्ट था इंडिया में, और हमें तय किया था कि जब तक असीम की वेबसाइट को ऑन नहीं करेगी गवर्नमेंट, तब तक हम काला कुर्ता पहनते रहेंगे। तो हमने पूरी गर्मियों में काला कुर्ता पहना है, और तब तक पहनते रहेंगे जब तक सेंसरशिप के खिलाफ जो IT एक्ट है वो हटेगा नहीं, तब तक हम काला कुर्ता पहनते रहेंगे। असीम ने भी ये तय किया है। असीम अन्ना से काफी प्रभावित है। अन्ना आंदोलन में उसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अपने कार्टूनों के जरिए उसने अन्ना के संदेश को लोगों तक पहुंचाने का काम किया था। इसी दौरान उस पर केस हुआ और नौबत जेल जाने तक की आ गई। असीम के काले कपड़ों की कहानी तो बाद में शुरू होती है, लेकिन उससे पहले ही असीम का करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। परिवार का दावा है कि अन्ना हजारे के आंदोलन से पहले ही असीम ने करप्शन के खिलाफ कार्टूनों के जरिए अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी थी। जब से ये बड़ा हुआ तब से इसमें जो है इसी तरह की भावनाएं थी कि जो देश में गलत हो रहा है, जो मेरे समाज में गलत हो रहा है, इस तरह की तमाम चर्चा ये हमसे भी करता रहता था कि मम्मी जैसे कि हमरा हर प्रकार की शादी, घर परिवार के बारे में भी कि हमारे यहाँ केवल लेडीज काम क्यों करती हैं, जेंट्स क्यों नहीं करते हैं। अगर लेडीज मान लिया वो भी सर्विस करती है तो वो घर का भी काम करती है, जबकि जेंट्स जो है केवल बाहर। इस तरह जो तमाम भगवान के ऊपर ये सब प्रकार से ज़्यादातर उसके विचारों में उसके बाबा के विचार शामिल थे। कानपुर से आवाज हल्की पड़ती लगी तो मुंबई आकर असीम ने आवाज उठाई। अन्ना के आंदोलन के दौरान असीम त्रिवेदी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ जुड़े और बाद में उन्होंने अपने कार्टून के जरिए भ्रष्टाचार की जड़ों को उजागर करना शुरू कर दिया। फ्रीलांस कार्टूनिस्ट की तरह काम किया करते थे असीम। उनकी वेबसाइट पर उनके कार्टून तीखे तेवरों के साथ नजर आते रहे। कार्टून्स बनाते थे और उनके बहुत सारे कार्टून भ्रष्टाचार के खिलाफ होते थे। तो धीरे असीम ने डिसाइड किया कि क्यों ना एक कार्टून की वेबसाइट बनाई जाए जो कि अन्ना जी को सपोर्ट करती हो, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ काम करती हो। तो असीम ने कार्टून का वेबसाइट रजिस्टर की, cartoonsagainstcorruption.com, और उस पर ढेर सारे एंटी करप्शन कार्टून डाले। जल्दी असीम को एहसास हुआ कि उनकी वेबसाइट www.cartoonagainstcorruption.com की पहुंच काफी कम लोगों तक है, लिहाजा उसने अपनी बात रखने का दूसरा तरीका खोज निकाला। जब अन्ना जी के मूवमेंट हुए तो उसके समय अलग अलग जगहों पे लोगों ने पॉपुलर हुआ, तो फिर ये आइडिया है कि क्यों ना इनको क्योंकि बहुत सारे लोग वेबसाइट नहीं देखते, तो ये हुआ कि क्यों ना आम जनता तक लाने के लिए इसको बैनर पे प्रिंट करा करके ले जाया जाए। तो असीम ने जो भी कार्टून बनाए उनको बैनर पे प्रिंट करा करके MMRDA ग्राउंड में दिसंबर में असीम ने लगाया था। उसके बाद से असीम की लाइफ चेंज हो गई, क्योंकि असीम के ऊपर ढेर सारे केसेस हो गए, असीम की वेबसाइट ही बैन हो गई, असीम का काम छूट गया। अन्ना आंदोलन के दौरान चिपकाए गए ऐसे ही कुछ कार्टून कोर्ट कचहरी तक पहुंच गए। पुलिस प्रशासन की नजर में असीम के कार्टून राष्ट्रद्रोह की भावना से प्रेरित हैं। वहीं असीम के नजदीकी सरकार से ही सवाल पूछ रहे हैं। ये जो दूसरे लोग संसद में बैठ करके अश्लील CD देख रहे हैं और जो इतनी महंगाई बढ़ा रहे हैं, ये सब इस प्रकार के जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्या इन पर देशद्रोह नहीं लगना चाहिए? अगर मेरे बेटे पर देशद्रोह लग रहा है। सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, तीखे और चुभते सवाल।
दूसरी ओर असीम के जमानत लेने से इनकार के बाद सरकार बैकफुट पर आ चुकी है। उनको भी जो संवैधानिक लक्ष्मण रेखा है कि भारत के सिंबल्स को अपना सब्जेक्ट नहीं बनाएं, अपना आधार नहीं बनाएं। कितनी और चीजें हैं जिनके ऊपर कार्टून बनाए जाते हैं। असीम को अपने बनाए किसी कार्टून पर कोई पछतावा नहीं है, न ही जेल जाने से कोई हिचक। वैसे ये भी दिलचस्प है कि असीम को 15 सितंबर को उनके तीखे कार्टूनों के लिए अवार्ड मिलने वाला था। अमेरिका की वर्जीनिया की एक संस्था उन्हें करेज इन एडिटोरियल कार्टूनिंग अवार्ड देने वाली थी। उसके दो कार्टून फॉरेन दौरे हैं। इसी बीच 15 सितंबर वाशिंगटन वहाँ पुरस्कार के लिए बुलाया गया, जहाँ उसको पुरस्कृत किया जाना है। सीरिया के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक कार्टूनिस्ट के साथ अली फरजत। असीम को यह अवार्ड मिलता उससे पहले ही असीम पहुंच गए सलाखों के पीछे और पीछे छोड़ गए कई सवाल। असीम ने जो फैसला किया हम उससे सहमत हैं। यही हमारे पहले से उद्गार थे कि कोई जमानत नहीं। जब हमने कोई गिल्टी कॉन्शियस फीलिंग ही नहीं, हमने कोई अपराध किया होता तो हम अपना वकील ढूंढते, लाते, खड़ा करते कोर्ट के अंदर, हम जमानतगीर और वो सब व्यवस्था करते। जब हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं जिसमें हमें कोई इसकी जरूरत हो, तो हम क्यों जमानत लें। कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को लेकर मुंबई में भारी ड्रामा हुआ। मुंबई पुलिस ने कस्टडी में लेने के अगले ही दिन कस्टडी वापस कर दी। मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने जेल भेज दिया क्योंकि उसने जमानत नहीं ली। इस बीच असीम के समर्थन में जमकर प्रदर्शन हुए। मुंबई पुलिस ने असीम पर मामला बनाकर अदालत तक बढ़ा दिया, लेकिन इसी के बाद से मुंबई पुलिस खुद मुश्किल में फंस गई। मुंबई में असीम के समर्थन में लोगों ने प्रदर्शन किया। पहले कस्टडी हासिल करने के बाद मुंबई पुलिस ने आगे पूछताछ से मना कर दिया। असीम जमानत नहीं लेने पर अड़े रहे और नतीजा ये हुआ कि कोर्ट को असीम को जेल भेजना पड़ा। शनिवार को असीम ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स थाने में सरेंडर किया था, जिसके बाद पुलिस ने बांद्रा कोर्ट से असीम की रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने असीम को 16 सितंबर तक रिमांड पर भेज दिया। असीम की गिरफ्तारी के साथ ही मुंबई से लेकर असीम के घर कानपुर तक जबरदस्त विरोध होने लगा। हाथों में हथकड़ियां और कूची लिए असीम के माता पिता हैं, जो बेटे पर लगे मुकदमे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बहुत साल पहले कह चुका है कि सेडिशन का चार्ज तभी बन सकता है अगर आप पूरे स्टेट को पलटने के लिए हिंसा भड़का रहे हैं। जो आदमी कार्टूनिस्ट है, पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट, और भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को खड़ा करने के लिए अगर कुछ कार्टून बनाता है तो उसको किसी हालत में ये नहीं माना जा सकता कि वो हिंसा से पूरे स्टेट को ओवरथ्रो करने के लिए हिंसा भड़का रहा है। जो संवैधानिक लक्ष्मण रेखा है कि भारत के सिंबल्स को अपना सब्जेक्ट नहीं बनाएं, अपना आधार नहीं बनाएं। कितनी और चीजें हैं जिनके ऊपर कार्टून बनाए जाते हैं। दिसंबर में मुंबई में हुए अन्ना के आंदोलन में असीम ने कार्टून बनाए थे, जिस पर शिकायत की गई और असीम के खिलाफ राष्ट्रीय चिन्ह के अपमान और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। आईपीसी की धारा 124A का मतलब है सेडिशन यानी राजद्रोह। अगर कोई अपने भाषण, लेख या किसी दूसरे तरीके से भारत सरकार के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश करता है तो उस पर यह धारा लगाई जाती है। इस मामले में दोष साबित हो जाने पर 3 साल तक की सजा हो सकती है। हालांकि कुछ मामलों में ये सजा उम्र कैद तक भी हो सकती है। यहाँ ये साफ कर देना जरूरी है कि भारत सरकार से मतलब संवैधानिक तरीके से गठित भारत की सरकार से है, ना कि सत्ता में बैठी पार्टी या किसी नेता से। आजादी के बाद से इस कानून को लेकर सवाल खड़े होते रहे। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी पता था कि आजाद भारत में देशद्रोह के कानून के साथ क्या दिक्कतें हो सकती हैं। नेहरू ने तब संसद में कहा था कि जहां तक मुझे लगता है सेक्शन 124A घोर आपत्तिजनक है और निंदनीय है।
कानून में व्यवहारिक और ऐतिहासिक नजरिए से इसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जितना जल्दी हम इससे निजात पाएं उतना अच्छा है। अगर आप देखें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट, उसमें के.एम. मुंशी, जवाहरलाल नेहरू सबने कहा कि ये कानून बिल्कुल हटा दिया जाना चाहिए। उसके बावजूद ये रद्दी की टोकरी में नहीं गया, क्योंकि सरकारें इस तरह का हथियार हमेशा अपने पास रखती हैं जिससे वो लोगों को, अपने विरोधियों को दबा सकें। पर मैं ये कह रहा हूं कि आज चूंकि इतना सोशल मीडिया है, इतना मीडिया है, 24 घंटे टेलीविजन है, इस तरह के कानूनों को अब बदल देना चाहिए, वक्त आ गया है। पुलिस आमतौर पर राजद्रोह का जो मुकदमा या ये धारा है 124 है, इसका इस्तेमाल अपने पक्ष में करती रही है और लोगों को दबाने के लिए करती रही है। ये ब्रह्मचलानी वाला मामला हो, 1984 में जब ऑपरेशन ब्लू स्टार की उन्होंने पोल खोलने की कोशिश की थी, अरुंधति राय वाला मामला हो, विनायक सेन वाला मामला हो, या फिर अभी तो आपको हैरानी होगी कि जो कुडनकुलम में जो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट का विरोध चल रहा है, वहां पे जो मछुआरे हैं, 6,000 मछुआरों के खिलाफ ही देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया।